नमस्कार दोस्तों, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट और एलटी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए जिम्नोस्पर्म से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। शायद है कि ये जितने भी प्रश्न आप देखेंगे इस वीडियो में वो कहीं न कहीं पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके आने की पूरी संभावना है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं? ए मार्सिलिया में, बी फर्न में, सी साइकस में, डी उपर्युक्त सभी में। तो देखिए, जो तरुण पत्तियाँ होती हैं वो आपका मार्सिलिया में भी कुंडलित होती हैं, फर्न में भी होती हैं, साइकस में भी होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है? ए साइकस से, बी पाइनस से, सी फर्न से, डी मॉस से। तो साबूदाना ये प्राप्त किया जाता है साइकस से। किससे? साइकस से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस से। देखिए, साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सागो प्राप्त होता है और यह जो साबूदाना होता है यह एक प्रकार का स्टार्च होता है। परंतु जो वास्तविक और व्यापारिक साबूदाना होता है वह एक एंजियोस्पर्म जिसका नाम है मेट्रोजाइलान, उससे प्राप्त होता है। लेकिन इसमें पूछा है साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साइकस से। अगला क्वेश्चन है, साइकस सागो का स्रोत है जो कि है ए स्टार्च, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी स्टार्च और प्रोटीन का मिश्रण। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि साइकस सागो का स्रोत है जो कि एक प्रकार का स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है, यानी मंड है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पाइनस की प्रजातियों से उत्पन्न नहीं होता? ए चिलगोजा, बी सैगो, सी चीड़ की लकड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सैगो होता है वो पाइनस की प्रजातियों से उत्पन्न नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सैगो प्राप्त होता है जो कि एक स्टार्च होता है। यह पाइनस से प्राप्त नहीं होता, जबकि चिलगोजा व चीड़ की लकड़ी ये पाइनस से प्राप्त होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सैगो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृतबीजी किसकी उपस्थिति से आवृतबीजी से विभक्त किए जा सकते हैं? ए पत्तियों, बी नग्न बीजों, सी फूलों, डी तनों। तो देखिए, जो अनावृत बीजी होते हैं वो नग्न बीजों की उपस्थिति से आवृत बीजी से विभक्त किए जा सकते हैं, यानी नेकेड सीड से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अनावृत बीजी होते हैं यानी जिम्नोस्पर्म समूह में जो शामिल पौधे होते हैं उन पौधों के बीज नग्न होते हैं, अर्थात वे पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय में बंद नहीं होते। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें शामिल पौधों के बीज अंडाशय भित्ति से क्या होते हैं? वो ढके होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नग्न बीजी। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म है बीजी पौधे, बी द्विबीजपत्री, सी नग्न बीजी पौधे और डी ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीजी पौधा होता है, यानी नेकेड सीड प्लांट होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नग्न बीजी पौधे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफेड्रा निम्नलिखित में से किस समूह का पौधा है? ए आवृतबीजी, बी अनावृतबीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। तो देखिए, जो इफेड्रा है वह एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। क्या है? एक प्रकार का
जिम्नोस्पर्म है यानी अनावृत बीजी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इफेड्रा क्या है, हमने पहले भी बताया आपको, एक जिम्नोस्पर्म है और औषधीय रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। इससे इफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त होती है। कौन सी औषधि प्राप्त होती है इससे? इफेड्रीन नामक औषधि, इफेड्रीन नामक इससे औषधि प्राप्त होती है। और इस इफेड्रीन का प्रयोग खांसी तथा जुकाम की दवा के रूप में होता है। कहाँ होता है? खांसी तथा जुकाम की दवा के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म हैं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो इफेड्रा होता है वह औषधीय रूप से क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण पौधा होता है, क्योंकि इससे एक बहुत ही अच्छी दवा बनाई जाती है। इफेड्रीन इससे प्राप्त होता है और उससे एक बहुत ही अच्छी दवा बनाई जाती है जिसका प्रयोग खांसी और जुकाम की दवा के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवाल मूल निम्न में से किस पौधे में पाई जाती है? ए पाइनस में, बी सिलेजिनेला में, सी साइकस में, डी लाइकोपोडियम में। तो देखिए जो प्रवाल मूल होता है यानी जो कोरेलॉइड रूट होते हैं वो पाए जाते हैं साइकस में। किस में पाए जाते हैं? साइकस में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो साइकस होते हैं ना, साइकस में ये कोरेलॉइड रूट पाए जाते हैं। इनकी आंतरिक संरचना लगभग सामान्य जड़ जैसी ही होती है, परंतु इसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित अथवा सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होती है। प्रवाल मूल का एक प्रमुख लक्षण कार्टेक्स के मध्य भाग में एक सुस्पष्ट एल्गल जोन की उपस्थिति भी है। अगला क्वेश्चन है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ए 8, बी 24, सी 32, डी 64। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो इसमें आपका राइट आंसर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 8। देखिए अनावृत बीजी पौधों में जो पत्ती होती है, तो अनावृत बीजी पौधों में पत्ती बीजाणु उद्भिद पीढ़ी की संरचना है जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष युग्मकोद्भिद अवस्था है जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं। यदि द्विगुणित अवस्था में 16 गुणसूत्र हैं तो सीधी सी बात है अगुणित अवस्था में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 8 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है ए त्रिगुणित, बी द्विगुणित, सी अगुणित और डी बहुगुणित। तो जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो आपका हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हेप्लॉइड यानी अगुणित होता है। पहले भी मैंने आपको बताया। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है 4 विभाग में, 3 विभाग में, 6 विभाग में और डी है 8 विभाग में। तो देखिए प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी को कुल 3 विभाग में बांटा है। कितने विभाग में? 3 विभाग में बांटा है। तो ये आपका राइट आंसर बी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। देखिए प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी पौधों को 3 विभाग में बांटा है। इन्होंने इसमें कुल 9 वर्ग बनाए थे। कितने वर्ग? 9 वर्ग। अगला क्वेश्चन है, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है। ए औषधीय पौधे के रूप में, बी सजावटी पौधे के रूप में, सी तेल उत्पादक के रूप में और डी काष्ठ उत्पादक पौधे के रूप में। तो जो साइकस रिवोल्यूटा होता है वो मुख्य रूप से सजावटी पौधों के रूप में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। सजावटी पौधों के रूप में यह उगाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो साइकस होता है, साइकस साइकेडी कुल से संबंधित एक जाति है। इसकी 100 से अधिक जातियां विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं।
इसमें लगभग 9 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। साइकस रिवोल्यूटा भारत में पाई जाने वाली एक जाति है जो मूल रूप से एक जापानी जाति है। भारत में इसे इसके सुंदर आकार के कारण सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अनावृत बीजी संघों में से कौन सा गतिशील बीज अलग पादपों पर बीजांडी तथा लघु बीजाणुधनिक शंकु पैदा करता है तथा जिसका गूदेदार तथा लेपित बीज होते हैं? ए कोनिफेरोफाइटा, बी साइकेडोफाइटा, सी नीटोफाइटा और डी कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साइकेडोफाइटा। क्या हो जाएगा? साइकेडोफाइटा। देखिए जिम्नोस्पर्म संघ के साइकेडोफाइटा वर्ग में गतिशील बीज अलग अलग पौधों पर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया का विकास तथा गूदेदार और लेपित बीज का निर्माण होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकेडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? ए साइकस, बी पाइनस, सी सिलेजिनेला, डी ये सभी। तो आप सबको पता है जो साइकस होता है वो क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म में और भी पौधे शामिल हैं। साइकस है, जिंगो बाइलोबा है, सिकोया है, इन सबको जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए साइकस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती हैं? अभ्यक्ष तल पर, बी अपाक्ष तल पर, सी किनारों पर और डी कक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अपाक्ष तल पर। देखिए साइकस में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पौधों में बहुत से सूक्ष्म बीजाणुपर्ण एक साथ मिलकर नर शंकु यानी मेल कोन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सूक्ष्म बीजाणुपर्णों के निचली अर्थात अपाक्ष एबैक्सियल तल पर बहुत सी बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। इनमें सूक्ष्म बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉयड है? ए इंटेगुमेंट, बी न्यूसेलस, सी भ्रूणपोष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइकस का बीजाणु जो होता है ना वो आर्थोट्रॉपस प्रकार का होता है, यानी इनका बीजाणु ऋजु होता है, एक स्तरीय या अवृंत या छोटे वृंत वाला होता है। साइकस का जो बीजाणु होता है बेटा वो पादप जगत का सबसे बड़ा बीजाणु माना जाता है। साइकस के न्यूसेल्स की एक कोशिका गुर बीजाणु मातृ कोशिका में विभेदित हो जाती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित मेगा स्पोर बनते हैं। बीजांड द्वार की ओर के 3 मेगा स्पोर नष्ट हो जाते हैं जबकि नीचे का सक्रिय मेगा स्पोर में बार बार विभाजन होता है जिससे मादा गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म विकसित होता है जो अगुणित होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं? ए साइकस के रेकिस में, बी साइकस के पर्णक में, सी साइकस की जड़ में और डी पाइनस की पत्तियों में। तो देखिए जो इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं वो साइकस के रेकिस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साइकस के रेकिस में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइकस के पौधे की पत्ती के रेकिस भाग में संवहन बंडल इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये एक इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान नामक दो उपजाति जातियों में विभक्त की गई है? ए साइकस, बी पाइनस, सी इफेड्रा, डी साइलोटम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाइनस। क्या हो जाएगा? पाइनस। देखिए पाइनस वंश के दो उपवंशों हैप्लोजाइलान तथा डिप्लोजाइलान, यानी पाइनस वंश को दो उपवंशों यानी दो सब जेनेरा हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान में क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है भी आकार का, बी वाई आकार का, सी आकार का, डी इनमें से सभी। तो देखिए जो पाइनस की जड़ें होती हैं उनमें जो जाइलम का आकार होता है वह वाई शेप्ड होता है। कैसा होता है? वाई शेप्ड, यानी वाई के आकार का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम एक्सार्स प्रकार के होते हैं तथा प्रोटोजाइलम द्विविभाजित होकर एक वाई के आकार की संरचना बनाती है। प्रोटोजाइलम के दोनों भी भुजाओं के बीच में एक रेजिन नलिका यानी रेजिन डक्ट पाई जाती है। जाइलम केवल वाहिनिकाओं यानी ट्रैकिड्स से बना होता है तथा इसमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइनस के अंकुर की जड़ों पर होता है ए शैवाल, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस के अंकुर की जड़ों पर कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए पाइनस के मूल रोम बहुत कम विकसित होते हैं तथा जड़ की बाह्य सतह कवक तंतुओं यानी फंगल हाइफी से क्या होती है? ढकी होती है, जिसे कवक मूल यानी माइकोराइजा कहते हैं। कवक मूल की अनुपस्थिति में पाइनस के अंकुर की मृत्यु दर क्या होती है? बढ़ जाती है। कवक मूल में उपस्थित कवक मुख्यतः बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के सदस्य जैसे एमेंसिया, बोलेटस, क्लेवेरिया आदि हैं। इनका जड़ के साथ सहजीवी संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में बीजांड का प्रकार होता है ए एनाट्रोपस, बी आर्थोट्रोपस, सी कैम्पाइलोट्रोपस और डी सर्सिनोट्रोपस। तो पाइनस में जो बीजांड होता है वो आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। कैसा होता है? आर्थोट्रोपस प्रकार का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। देखिए अन्य जिम्नोस्पर्म की तरह पाइनस के बीजांड भी क्या होते हैं? आर्थोट्रोपस तथा यूनिटेगमिक होते हैं, यानी एक अध्यावरणी होते हैं। इनमें बीजांड काय यानी न्यूक्लियस, अध्यावरण, बीजांड द्वार आदि संरचनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में बीजांड का प्रकार है। तो वही क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आर्थोट्रोपस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? ए 2 कोशिकीय अवस्था में, बी 3 कोशिकीय अवस्था में, सी 4 कोशिकीय अवस्था में, डी 5 कोशिकीय अवस्था में। तो देखिए पाइनस में जो परागकण होते हैं वो 4 कोशिकीय अवस्था में स्फुटित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाइनस में माइक्रोस्पोर का अंकुरण इन सिटू होता है, अर्थात इनका अंकुरण माइक्रोस्पोरेंजियम में ही शुरू हो जाता है। माइक्रोस्पोर सर्वप्रथम एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक छोटी प्रोथैलियल कोसा तथा एक बड़ी एपिकल कोसा में बढ़ जाता है। एपिकल कोसा दोबारा विभाजित होकर एक द्वितीयक प्रोथैलियल कोसा तथा एक पुंधानी कोसा बनाती है। पुंधानी कोसा कुछ समय बाद विकसित होकर एक जनन कोसा तथा एक ट्यूब कोसा बनाती है। पाइनस में 4 कोशिकीय अवस्था में माइक्रोस्पोरेंजियम से स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात स्फुटित होता है तथा वायु द्वारा ये 4 कोशिकीय नर गैमेटोफाइट बीजांड के पालन चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां इनका शेष विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क होते हैं? ए साइकस में, बी पाइनस में, सी इफेड्रा में,
और डी औरिकेरिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाइनस। पाइनस नामक जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? ए महाबीजाणुपर्ण, बी बीजांड, सी सूक्ष्म बीजाणुपर्ण और डी लघु टहनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए महाबीजाणुपर्ण यानी मेगा स्पोरोफिल। देखिए, एक सल्क जो मादा स्ट्रोबिलस या शंकु में अंडाणु एवं बीज को धारण करता है उसे हम बीजांडधर सल्क यानी ओव्यूलीफेरस स्केल कहते हैं। यह सर्पिलाकार काष्ठीय सल्क जो शंकु का निर्माण करता है के कक्ष में पाया जाता है। यह एक उच्च स्तर का विशेषीकृत महाबीजाणुपर्ण मेगा स्पोरोफिल है जो जायांग का होमोलागस यानी समजात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिक्नोजाइलिक काष्ठ पाई जाती है? ए साइकस में, बी पाइनस में, सी बरगद में और डी सोरिया रोबस्ता में। तो जो पिक्नोजाइलिक जो है काष्ठ होती है यानी वुड होती है वो पाइनस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वो पाइनस में पाई जाती है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइनस। देखिए, पाइनस के तने में ही एधा वलय यानी कैम्बियम रिंग सक्रिय बना रहता है जिसे एक दारू की स्थिति यानी मोनोजाइलिक कंडीशन कहते हैं। इससे बना द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है जिससे सघन दारू काष्ठ यानी पिक्नोजाइलिक वुड क्या बोलते हैं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइनस की काष्ठ है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने पहले ही बताया, जो पाइनस की काष्ठ होती है वो क्या होती है? पिक्नोजाइलिक होती है यानी सघन दारुक होती है। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में पाया जाता है सिर्फ ए नर शंकु, बी मादा शंकु, सी नर एवं मादा शंकु, डी इनमें से सभी। तो जो पाइनस में पाया जाता है तो पाइनस में सिर्फ और सिर्फ नर एवं मादा शंकु पाए जाते हैं। नर एवं मादा शंकु पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल कोन्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पाइनस के पौधे में नर एवं मादा शंकु एक ही पौधे की दो अलग अलग शाखाओं पर पाए जाते हैं, जबकि साइकस के पौधे में नर शंकु अलग अलग पौधे में होता है तथा मादा जो पौधा होता है वो अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, पाइनस है ए वृक्ष, बी झाड़ी, सी शाक, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस एक वृक्ष है। पाइनस क्या है? एक वृक्ष है, एक ट्री है। तो राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो निडिल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। ए पाइनस जिरार्डियाना, बी पाइनस लोंगिफोलिया, सी पाइनस मोनोफाइला और डी पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। तो दो निडिल के साथ जो बौनी टहनी पाई जाती है वो पाई जाती है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। किसमें? पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मोनोफोलियर होता है यानी एक परड़ी होता है वो पाइनस मोनोफाइला होता है। जो द्विपर्णी यानी बाइफोलियर होता है वह पाइनस सिल्वेस्ट्रिस एवं पाइनस मर्कुसी होता है। त्रिपर्णी यानी ट्राइफोलियर ये पाइनस जिरार्डियाना एवं पाइनस लांगीफोलिया होता है। और जो पंचपर्णी यानी पेंटाफोलियर होता है वो पाइनस एक्सेल्सा और पाइनस वेलिचियाना होता है। पाइनस में जो पत्तियां होती हैं वो द्विरूपी होती हैं यानी डाइमार्फिक होती हैं। पहला सल्क पत्र जो लंबे एवं बौने प्ररोह दोनों पर पाई जाती हैं तथा दूसरा परिणित दल यानी फोलिएज लीव्स जो केवल बौने प्ररोह पर पाई जाती हैं। ऐसी पत्तियों युक्त बौनी शाखा को हम क्या बोलते हैं? वर्णित दल पुट यानी फोलियर स्पर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है ए कोयला से, बी पेट्रोलियम से, सी सीडार वुड से, डी पाइनस से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब जानते भी होंगे। तारपीन का जो तेल होता है
वो पाइनस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये सही हो जाएगा। देखिए जो तारपीन का तेल होता है यह पाइनस से प्राप्त होता है। पाइनस वृक्षों से रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। इसके डिस्टिलेशन यानी आसवन से टर्पेंटाइन यानी तारपीन प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग पेंट, पॉलिश इत्यादि में विलायक के रूप में होता है। इससे कपूर, टर्पिनियाल एवं अन्य बहुमूल्य औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ ए, यानी पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। ए मीजोफाइट, बी जेरोफाइट, सी हाइड्रोफाइट, डी इपीफाइट। इसको आप हिंदी में भी जान लीजिए। ए मीजोफाइट यानी समोद्भिद, बी जेरोफाइट यानी मरुद्भिद, सी हाइड्रोफाइट यानी जलोद्भिद और डी इपीफाइट यानी अधिपादप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेरोफाइट। क्या? ऑप्शन नंबर बी जेरोफाइट। देखिए पाइनस में जो पत्ती होती है सुई के आकार के होने के कारण यह निडिल कहलाती है। इसकी आंतरिक संरचना में मरुद्भिद लक्षण होते हैं, जैसे मोटी इकहरी एपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल के मोटी परत से ढकी होती है। इनमें स्टोमेटा गहरे धंसे होते हैं। ये लक्षण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकते हैं, जो कि मरुद्भिद का यानी जीरोफाइट का क्या है? एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? ए मोटी छाल द्वारा, बी बौनी टहनी द्वारा, सी माइकोराइजा द्वारा, डी रेजिन द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस रेजिन द्वारा अपने आप को बचाता है। किसके द्वारा? रेजिन द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी रेजिन क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंखीय परागकण पाए जाते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन ए साइकस में, बी पाइनस में, सी फाइकस में और डी हिबिस्कस में। तो जो पंखीय परागकण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाइनस में। किस में पाए जाते हैं? पाइनस में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पाइनस में। देखिए पाइनस के परागकणों में दो वायु थैलियाँ या पक्ष पाए जाते हैं, अतः इन्हें सपक्ष अर्थात पंखीय यानी विंग्ड परागकण कहते हैं। पाइनस के परागकण का बाह्यचोल एक्साइन दो पार्श्व पक्षों यानी विंग्स में विस्तृत होता है। ये संरचनाएं इन्हें वायु परागण के क्या करती हैं? योग्य बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? ए साइकस, बी पाइनस, सी आम, डी जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जो चिलगोजा नामक शुष्क फल होता है वह पाइनस प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? पाइनस प्रजाति का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चिलगोजा फल एक बीज होता है जो कि पाइनस जिरार्डियाना नामक पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा किस पौधे का फल है? ए पाइनस जियार्डियाना, बी साइकस रिवोल्यूटा, सी पाइनस लॉन्गिफोलिया, उपर्युक्त सभी। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना नामक जो है पौधे का एक फल है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती है। पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में जो प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती है बेटा वो होती है 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लघु बीजाणु के विकास के समय पाइनस में 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं, एक पहले तथा दूसरी एपिकल कोशिका के विभाजन के बाद बनती है। अगला क्वेश्चन है पाइनस में परागकण का प्रकार है। ए वायु परागण, बी जल परागण, सी जंतु परागण, डी कैरियोप्टेरस। तो पाइनस में जो परागण का प्रकार होता है तो पाइनस में वायु परागण होता है। क्या होता है? वायु परागण यानी एनिमोफिलस प्रकार का इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वायु परागण। अगला क्वेश्चन है जीवित लघुत्तम
लघुतम अनावृत बीजी पौधा है? जीवित लघुतम, लघुतम यानी छोटा, अनावृत बीजी पौधा है तो आप सबको पता है जैमिया पिग्मिया। ये क्या है? सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा होता है जैमिया पिग्मिया। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए जैमिया। देखिए अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। इसमें अधिकांश वृक्ष होते हैं तथा कुछ झाड़ियाँ होती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाक होते हैं। जैसे जैमिया पिग्मिया एक शाकीय तथा सबसे छोटा क्या है? जिम्नोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन है, साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है? ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो साइकस के भ्रूण में जो बीज पत्रों की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो आपका राइट आंसर बी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। देखिए साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक भ्रूण में 2 बीजपत्र, एक रेडिकल तथा एक प्ल्यूम्यूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सबसे बड़ा जो एग होता है वो पाया जाता है? ए साइकस में, बी सिकोया में, सी पाइनस में, डी सिलेजिनेला में। तो आप सबको पता है पादप जगत में साइकस के जो पौधे होते हैं उसमें सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी अंडकोशिका यानी एग सेल पाई जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए साइकस क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है? ए इफेड्रा, बी क्यूप्रेसस, सी जिंगो और डी सुगा। तो साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य की जो संयोजक कड़ी है वो है जिंगो। क्या है? जिंगो। तो आपका ऑप्शन नंबर जिंगो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिंगो को साइकस तथा कोनिफर्स के बीच की संयोजी कड़ी मानते हैं। इसमें दोनों समूहों से संबंधित कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं? ए साइकस में, बी पाइनस में, डी सी इफेड्रा में और डी नीटम में। तो पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं साइकस में। किस में पाए जाते हैं? साइकस में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए साइकस के तने में क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइकस के तने में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। पर्ण मेखला अनुपथ इसके तने का विशेष लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में? ए ड्रायोप्टेरिस की, बी साइकस की, सी पाइनस की, डी साइकस और पाइनस दोनों की। तो जो ट्रांसफ्यूजन ऊतक होता है वो साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में उपस्थित होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें राइट आंसर हो जाएगा साइकस और पाइनस दोनों की। देखिए जो ट्रांसफ्यूजन ऊतक होता है वो साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं, जबकि पाइनस में ट्रैकिड्स तथा पेरेनकाइमा दोनों के बने होते हैं। इन ऊतकों का कार्य जल और खनिज का पत्रकों के अंतिम सिरों तक परिवहन करना है। अगला क्वेश्चन है, संचरण ऊतक पाया जाता है? ए साइकस के पत्रक में यानी लीफलेट ऑफ साइकस, पाइकस की निडिल में, यूकेलिप्टस की पत्ती में, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संचरण ऊतक पाया जाता है तो हमारे हिसाब से ये साइकस के भी पत्रक में पाया जाता है और पाइनस की भी निडिल में पाया जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो आप इन दोनों को राइट आंसर मान लीजिए। अगर ऑप्शन में वैसे तो देना नहीं चाहिए लेकिन इसमें गलती से हमने लिख दिया है। तो साइकस के भी पत्रक में और आपका पाइनस के निडिल में भी पाया जाता है। तो चलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं? ए सिड्रस, बी साइकस, सी एगेथिस, डी पाइनस। तो पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक साइकस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं? ए साइकस, बी पाइनस, सी ड्रायोप्टेरिस, डी सिलेजिनेला। तो सबसे बड़े जो शुक्राणु होते हैं वो साइकस के होते हैं। किसके होते हैं? साइकस के। तो राइट आंसर ए साइकस क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है?
तो ऑप्शन में दिया है ए पाइनस का, बी मैंजीफेरा, सी साइकस, डी नीटम। तो सबसे बड़ा ओव्यूल आप सबको पता है साइकस का होता है। साइकस का जो बीजांड होता है वो सबसे बड़ा बीजांड होता है। अगला क्वेश्चन है टिक लकड़ी प्राप्त की जाती है। ए पाइनस रॉक्सबर्गी, बी टेक्टोना ग्रैंडिस, सी डलबर्जिया सीसू, डी ब्यूटिना मोनोस्पर्मा। तो जो टिक की लकड़ी होती है वो टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? टेक्टोना ग्रैंडिस से। तो राइट आंसर आपका बी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टिक की जो लकड़ी होती है वो सागौन के वृक्ष से प्राप्त होती है, जिसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। यह एक आवृत बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें अनुपस्थित रहता है। ए भ्रूण, बी बीजावरण, सी अंडाशय, डी भ्रूणकोश। तो जो जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं वो नग्न बीजी होते हैं तो उनमें अनुपस्थित रहता है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी अंडाशय। क्या हो जाएगा? सी अंडाशय, ओवरी। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिम्नोस्पर्म पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते। अंडाशय पुष्प का एक भाग है जो कि निषेचन के पश्चात फल बनता है तथा बीज फल में बंद होते हैं, परंतु अंडाशय के अभाव में जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता तथा बीज इनके क्या हो जाते हैं? नेकेड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गण जीवाश्म नग्न बीजी है? ए जिंक गोएल्स, बी कोनीफेरेल्स, सी साइकेडोफिलिकेल्स, डी नीटेल्स। तो जो साइकेडोफिलिकेल्स होता है वो क्या होता है? वो गण जीवाश्म नग्न बीजी है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो साइकेडोफिलिकेल्स है सभी जीवाश्म सदस्य होते हैं इसमें। जो कोनीफेरेल्स होता है जीवाश्म तथा जीवित सदस्य दोनों होते हैं, और जिंक गोएल जो होता है उसमें जीवाश्म तथा जीवित सदस्य इसमें भी होते हैं, और नीटेल्स में सभी जीवित सदस्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन होने में नीटम आवृत बीजियों के समान होता है? ए एक बीजाणुक, बी द्विबीजाणुक, सी एंडामियान और डी चतुष्क बीजाणुक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी चतुष्क बीजाणुक क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीटम एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। इसमें मादा गैमेटोफाइट का परिवर्धन कुछ आवृत बीजियों के समान चतुष्क बीजाणुक या टेट्रास्पोरिक होता है। अगला क्वेश्चन है वाहिकाएं पाई जाती हैं। ए पाइनस में, बी इफेड्रा में, सी साइकस में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो वाहिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं आपका इफेड्रा में। किसमें? इफेड्रा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इफेड्रा, वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रायः जिम्नोस्पर्म पौधों के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, परंतु नीटम गण के पौधों जैसे इफेड्रा, वेलविस्टिया, नीटम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। ए बहुगुणित, बी त्रिगुणित, सी द्विगुणित और डी अगुणित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगुणित। क्या? अगुणित। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक होता है। ए जिम्नोस्पर्म में, बी एंजियोस्पर्म में, सी टेरिडोफाइट्स में और डी ब्रायोफाइटा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है मेड्यूलरी रे में रे ट्रैकिड्स उपस्थित होता है। ए साइकस में, बी पाइनस में, सी इफेड्रा में, डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइकस में भी मेड्यूलरी रे, साइकस के भी मेड्यूलरी रे में रे ट्रैकिड्स होता है, पाइनस के भी और इफेड्रा के भी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स संवहन ऊतक का ही एक घटक होता है। इन पौधों के मोटे भागों में संवहन के लिए इनके केंद्र में मेड्यूलरी किरणें होती हैं जिनमें किरण ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े सब बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अगला भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो
छोड़िए इसको, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। मेरे इन वीडियोज़ को आप देखते रहिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के भी शेयर करिए, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर हमारे वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उनमें हम कुछ सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।